अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफ़ाम गौरी, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के, बागों के शहर लाहौर से। और मेरे साथ हैं जी मोहम्मद साद। आप भी सलाम करें। शाबाश। अच्छा जी, आज मुझे बात करनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पे। जो दौरा न्यूजीलैंड के लिए जो टीम मुंतखब की गई, उस पर मुझे एक हैसियत पाकिस्तानी के, वह हैसियत क्रिकेट फ़ैन की, क्रिकेट लवर के, मैं जी, तो हम इससे पहले जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जो टीम सिलेक्ट की गई थी, तो तब भी हमारे जज़्बात कुछ ऐसे ही थे। मेरा दिल चाहा कि मैं एक वीडियो बना के अपनी राय का इज़हार करूं, लेकिन फिर दिल ने कहा कि चलें, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा, ये टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन जो हुआ वो ना सिर्फ हमने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने उसको देखा। अभी भी T20 के लिए, ख़ास तौर पर फ़िलहाल मैं बात करूँगा T20 की, तो T20 के लिए हमारी जो टीम सेलेक्ट की गई है इस दौरा न्यूजीलैंड के लिए, उससे भी तवक्कुआत कुछ वैसी हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कुछ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से मुख्तलिफ होगा। दुआ तो खैर हमारी यही है, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ। लेकिन हमने इस टीम में क्या किया कि सबसे पहले अपने उन 2 प्लेयर्स को निकाल दिया बाहर, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी T20 में। अब तक जो है तकरीबन जितने भी पार्टनरशिप्स के रिकॉर्ड हैं, वो तीनों रिकॉर्ड्स जो हैं वो बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान के नाम है। लेकिन हमने उनको निकाल दिया, उनके ऊपर तनकीद कर कर के कि जी ये स्लो खेलते हैं, अपने लिए खेलते हैं, अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं, वगैरह वगैरह। मेरा सवाल है उन सब तनकीद करने वालों से, और ख़ास तौर पर हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उससे, कि अगर ये दोनों स्लो खेलते हैं तो मुझे बताइए कि हमारी टीम में इनसे ज़्यादा तेज़ कौन खेलता है। अगर कोई और प्लेयर है तो मुझे उनका नाम बताइए। बदकिस्मती से हमारी टीम में जो इनसे जो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तेज़ खेलने वाले जो प्लेयर हैं, साइम अयूब और फ़खर जमान, वो दोनों अनफिट हैं, इंजर्ड हैं और टीम से बाहर हैं। अगर वो टीम में वापस आते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों की टीम में जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी टीम में जगह नहीं बनती, तब ये दोनों अपनी असल पोजीशन 1 डाउन और 2 डाउन पर चले जाते हैं। तो अगर बात करें अभी जो इन्होंने जो गालिबन जो ओपनर सेलेक्ट किए, उनमें से एक अब्दुल समद हैं और एक हसन नवाज़। दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं। हसन नवाज़ की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अब तक 21 इनिंग्स खेली हैं और 23 की एवरेज से उनका स्कोर है, और 2 उनकी जो हैं वो 50 हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अब्दुल समद की, तो अब्दुल समद ने अब तक 17 मैच खेले हैं, 16 इनिंग्स में उन्होंने 18 की एवरेज से स्कोर किया, और उनका जो बेस्ट है अभी तक वो है 47। तो क्रिकेट बोर्ड से सवाल ये बनता है कि इस परफॉर्मेंस में मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या ख़ास है कि आपको लगा कि हाँ, अब इन प्लेयर्स को जो है वो टीम में ले आना चाहिए, इनकी टीम में एक जगह बनती है। इनकी कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पे आपने अपने जो बेस्ट जो प्लेयर्स थे T20 के, फ़िलहाल रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जो हम देखते हैं, जो वर्ल्ड में बेस्ट प्लेयर्स थे, आपने उन दोनों को बाहर निकाल दिया और इन दोनों को आपने टीम में इन कर लिया। अगर आपको ये लगता है कि जी ये उनसे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बाबर आज़म की स्ट्राइक रेट 129 है और इनमें से एक की स्ट्राइक रेट गालिबन 131 है, और इस तरह से एक की 140 के करीब है। तो अगर आपको ये लगता है कि जी इनकी स्ट्राइक रेट उनसे बेहतर है, तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे नाम जो हमारी इस मौजूदा टीम में ही शामिल हैं, जिनमें मोहम्मद हारिस है, इसी तरह से जो एक हैं खुशदिल शाह हैं, फिर एक और प्लेयर हैं और उनका अभी मैं वो नाम देखता हूँ। तो ये जो 3-4 प्लेयर्स जो हैं, ये सभी वो हैं कि जिनकी T20 में एवरेज जो थी वो बड़ी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही वो नेशनल टीम में आए तो उनकी जो स्ट्राइक रेट जो थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे वो नेशनल टीम में आए तो उनकी स्ट्राइक रेट नीचे गिर गई। उसकी वजह क्या है कि लीग मैचेस में या नेशनल T20 मैचेस में जो प्रेशर होता है वो मुख्तलिफ होता है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में आके प्रेशर जो है वो मुख्तलिफ होता है। कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि इनमें से सिवाय एक इरफान खान के, ये एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनकी टीम में आने के बाद स्ट्राइक रेट भी और उनकी एवरेज भी वो पहले से कदरे थोड़ी सी बेहतर हुई। बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी टीम में आने के बाद उनकी स्ट्राइक रेट भी गिर गई और उनकी एवरेज जो है वो भी गिर गई। मैं बात करूं अगर अपने उन प्लेयर्स की जो हमारे मौजूदा टीम में जो प्लेयर्स हैं या अभी जो खेल रहे हैं, या फ़िलहाल टीम में नहीं है लेकिन अभी वो खेलते हैं क्रिकेट,
उनकी अगर मैं बात करूं तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से बेहतर स्ट्राइक रेट वाले जो प्लेयर्स हैं, वो उनमें से एक नाम तो है जी शादाब खान का, एक नाम है मोहम्मद नवाज़ का, और एक हैं जी हमारे वो माशाल्लाह से 100 छक्कों वाले, डेली 100 छक्के मारने वाले भाई साहब आसिफ अली। ये तीनों प्लेयर्स वो हैं कि जिनकी स्ट्राइक रेट उनसे थोड़ी सी बेहतर है, ज़्यादा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये तीनों प्लेयर्स उस मौके पे, उस जगह पे बैटिंग करने आते हैं जब आखिर में 2, 3 या 4 ओवर्स रह जाते हैं, और उस वक्त बस मार धाड़ की ही सिचुएशन होती है, जाएँ जी चौके छक्के मारें, आउट भी हो गए तो कोई बात नहीं। इनमें से कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो ओपनिंग करता हो। आपके ओपनर्स में से मैंने आपको बता दिया कि जी सिर्फ साइम और फ़खर हैं, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो जिनकी स्ट्राइक रेट इनसे बेहतर हो, और एवरेज में तो खैर है इनके करीब करीब भी कोई नहीं है। अगर मैं बात करूं उन प्लेयर्स की, दुनिया के जो सबसे ज़्यादा जो तेज़ खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, 100 बेहतरीन स्ट्राइक रेट वाले जो खिलाड़ी हैं, क्या आपको पता है कि हमारी टीम में पिछले पुराने खिलाड़ियों को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो हमारी टीम में सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है जो उन 100 खिलाड़ियों में शामिल है जिनकी स्ट्राइक रेट जो है वो दुनिया के 100 प्लेयर्स में, बेहतरीन स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स में वो जिनका नाम आता है वो हैं शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी की स्ट्राइक रेट है जी 150 की स्ट्राइक रेट। अगर तो आपको सिर्फ शाहिद अफरीदी चाहिए तो ठीक है, अपने सभी प्लेयर्स को कहिए कि जाएं, जाके एक छक्का मारें, 2 चौके मारें, एक डबल लें, एक 2 सिंगल्स करें, 3-4 मिस भी हो जाएंगी, 4-5 मिस कर दें, और उसके बाद आउट होके बल्ला जो है वो बगल में दबा के सर फेंक के और स्टेडियम से बाहर आ जाएं। तो आपकी एवरेज जो है वो 12 गेंदों पे अगर आप 18 करते हैं तो आपकी एवरेज शाहिद अफरीदी के बराबर 18 की एवरेज हो जाएगी, आपकी स्ट्राइक रेट 150 की हो जाएगी, ये अल्लाह खैर सलाह। लेकिन सिर्फ 17-18 स्कोर से बड़े टोटल्स जो हैं वो खड़े नहीं होते। मैंने बात की थी शादाब खान की, मोहम्मद नवाज़ की, और तीसरे जो अपने आसिफ अली, इनकी बात की थी। तो इनकी स्ट्राइक रेट तो उनसे थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन इनकी एवरेज जो है, एक की एवरेज 15 है, एक की 17 है, एक की 18 है। तो क्या आपको सिर्फ इतना स्कोर चाहिए? 15-15 स्कोर करें, 18 स्कोर करें और काफ़ी है आप लोगों के लिए। आपने इससे पहले अगर आप देखें कि जिन मैचेस में बाबर आजम ने या मोहम्मद रिजवान ने, और या फिर एक इनके साथ तीसरा नाम शामिल करूं मैं फ़खर ज़मान का, जिस मैच में इन तीनों में से किसी ने परफॉर्म नहीं किया, उसमें आपकी टीम का टोटल क्या हुआ, उसमें उस मैच का नतीजा क्या निकला, वो किसी से हम लोगों से ढका छुपा नहीं है। बात करूं अगर मैं जी माशाल्लाह हमारे जो कप्तान हैं, जिनको इन्होंने कप्तान मंतखब किया, सलमान आगा की, तो सलमान आगा की ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी कि सिलेक्शन कमेटी को लगा कि इनको डेब्यू ही वाइस कप्तान बनाकर करवाया उन्होंने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 मैच में सलमान आगा वाइस कप्तान थे और 4 मैच उन्होंने बहैसियत कप्तान खेले हैं। पहले इन्होंने जब डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, तो हम दोनों मैच हार गए। उसके बाद तीसरे मैच में मोहम्मद रिजवान ड्रॉप हुए उस मैच में, और उनकी जगह पर सलमान आगा जो थे वो टीम के कप्तान थे। उन 3 मैचों की सीरीज़ में हम 3 मैचों की सीरीज़ तो हार गए, लेकिन उन 3 मैचों की सीरीज़ में हमारे जो कप्तान साहब हैं सलमान आगा, इनकी अपनी कारकर्दगी जो थी वो थी 3 मैचों में 5 स्कोर। उसके बाद इन्होंने इनको ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो है इनको कप्तान बनाया, और उस सीरीज़ में सलमान आगा ने 2 इनिंग्स में 45 स्कोर किए, यानी उनका जो कुल स्कोर है 5 इनिंग्स में वो है जी 50 स्कोर 10 की एवरेज से। तो मुझे बताइए कि ये कौन सी ऐसी आला कारकर्दगी है कि जिसकी बुनियाद पे आप उनको कप्तान बना रहे हैं? अगर वो आपको बाबर आजम की 129 की स्ट्राइक रेट जो है वो कम लगती है, तो मुझे ये बताइए कि ये सलमान आगा की जो 79 की स्ट्राइक रेट है सिर्फ 79 की, तो ये आपको कहाँ से तेज़ लगती है? शादाब खान की बात करूं, जिनको आपने दोबारा टीम में वापस लेकर आए वाइस कप्तान बनाकर। शादाब ने इससे पहले जो आखिरी जो सीरीज़ खेली थी वो था जी T20 का वर्ल्ड कप। T20 के वर्ल्ड कप में 4 मैचों में शादाब खान ने सिर्फ 4 ओवर्स किए। शादाब खान जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और ऐसा कौन सा बॉलर है जो अपने कोटे के T20 के 4 ओवर्स भी पूरे नहीं करता? इस वजह से आप उससे ओवर नहीं करवा रहे कि यार इसको मार पड़ जाएगी, इसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। 4 मैचों में 4 ओवर्स किए और
उसमें उनकी कोई एक विकेट भी नहीं थी। हाल ही में उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए एक मैच खेला, वार्म अप मैच। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 टीमें सेलेक्ट की थी जिन टीमों ने वार्म अप मैचेस खेलने थे उनके खिलाफ खेलने के लिए। तो एक टीम के कप्तान जो थे वो शादाब खान थे, और शादाब खान ने उस मैच में कोई एक विकेट भी नहीं ली। तो मुझे बताइए कि अभी उनकी ऐसी हालिया कारकर्दगी कौन सी है जो आपको लगा कि उनको टीम में वापस आना चाहिए। दौरा न्यूजीलैंड की बात करूं तो आपने न्यूजीलैंड में जो आखिरी जो मुझे जहाँ तक याद है कि हमने जो 3 दौरे किए थे, 2020 में हमने शादाब खान की कप्तानी में न्यूजीलैंड का दौरा किया। उसमें बाबर आजम नहीं थे उस सीरीज़ में, और शादाब खान की अपनी परफॉर्मेंस उसमें ये थी कि जी उनकी 0 विकेट थी। 3 मैचों में उन्होंने 1 विकेट भी हासिल नहीं की, और पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर जो थे, मतलब न्यूजीलैंड के प्लेयर जो थे वो उस पूरी सीरीज़ में उनका एक प्लेयर टॉप स्कोरर था। बाकी जो 2 प्लेयर्स जो थे वो पाकिस्तान के थे, और वो थे जी मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हफ़ीज़ के रन्स थोड़े से रिजवान से ज़्यादा थे, यानी मोहम्मद हफ़ीज़ और मोहम्मद रिजवान, चूँकि बाबर आजम उस सीरीज़ में नहीं थे और हम वो सीरीज़ 2-1 से हार गए। उसके बाद 2022 में हमने न्यूजीलैंड का दौरा किया ट्राई सीरीज़ खेलने के लिए। उसमें तीसरी टीम गालिबन थी, मेरा ख्याल है ज़िम्बाब्वे की थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बहरहाल बाबर आजम की कप्तानी में हमने वो दौरा किया, वो सीरीज़ खेली, और पाकिस्तान वो सीरीज़ जीत गया। उस सीरीज़ में अगेन पाकिस्तान की तरफ से जो टॉप स्कोरर थे वो थे जी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। फिर उसके बाद हमने जो न्यूजीलैंड का जो आखिरी दौरा किया पिछले साल शाहीन आफरीदी की कप्तानी में, उस सीरीज़ में भी जो पाकिस्तान की तरफ से जो टॉप स्कोरर थे वो थे जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, और हम वो सीरीज़ 4-1 से हार गए। तो मुझे ये बताइए कि क्या या तो आप न्यूजीलैंड की टीम को हल्का ले रहे हैं, या फिर आप इस सीरीज़ को अहमियत नहीं दे रहे। जिस तरह से पहले हारे एक दफ़ा फिर हार जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको यही लगता है दुनिया की सारी टीमें जो हैं वो आने वाले इवेंट्स की तैयारी करती हैं। मतलब अभी चैम्पियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई तो वो अगले चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी शुरू कर देंगे, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर देंगे। अभी 2025 में एशिया कप आ रहा है जिसमें जिसका फॉर्मेट इस बार T20 है। उस उस एशिया कप से पहले हमारे पास 2 सीरीज़ हैं, जिनमें से एक ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ है और एक जो है वो है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, जिसमें 3 मैच हैं। हमारे पास कुल 8 मैच हैं, और ये जो टीम है उसको आपने इन 5 मैचेस के लिए रखा, ठीक है। उसके बाद आप वेस्ट इंडीज़ के लिए भी जो भी टीम मुंतखब करेंगे, खैर उस पर तो बाद में बात करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप उस एशिया कप की तैयारी नहीं कर रहे सॉरी, अब उस एशिया कप की तैयारी नहीं कर रहे, जबकि आपको पता है कि उस एशिया कप में पाकिस्तान के ग्रुप में अगेन इंडिया है, और इंडिया के साथ पीछे हालिया कुछ वर्षों में जो हो रहा है उनके साथ मैचों में, वो हर दफ़ा यही होता है कि हम लोग मायूसी का हम पूरी कौम को सामना करना पड़ता है। दूसरी टीम है जी एक यूएई, और एक और इसी तरह से कोई एसोसिएट टीम आएगी। तो अगर आपको लगता है कि जी चलो जी इंडिया से अगर हार भी गए तो बाकी 2 छोटी टीमों से जीत जाएंगी, जबकि अब तो उनसे भी डर लगता है। जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से भी हार गए, तो अब तो वो भी डर लगता है कि पता नहीं यूएई से या और जो भी टीम आएगी उससे भी पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। अगर उनसे जीत जाते हैं और आगे चले जाते हैं तो कम से कम ये टीम जो है वो एशिया कप जीतती हुई, विन करती हुई नज़र नहीं आती। कम से कम ये टीम, वो तो मुझे ये सीरीज़ जीतती भी हुई नज़र नहीं आ रही। एशिया कप में एशिया कप की जो अगर मैं हिस्ट्री की बात कर लूँ तो अब तक 16 एडिशन हो चुके हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने 15-15 एडिशन खेले हैं, और श्रीलंका ने सारे 16 एडिशन खेले हैं। हम लोग वो हैं, हमारी टीम वो थी जो 3 घोड़े दौड़ रहे हैं, और हम जनाब 3 में से तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। 4 टीमें हैं तो हम तीसरे या चौथे नंबर पे आ रहे हैं। इंडिया 15 एडिशंस में से 8 का विनर है, 3 का वो रनर अप है। श्रीलंका 16 में से 6 का विनर है, और इसी तरह से पाकिस्तान 15 एडिशंस में से सिर्फ 2 एशिया कप जीता है। पहला एशिया कप हमने 16 साल के बाद जीता, दूसरा एशिया कप हमने 12 साल के बाद जीता। तीसरा एशिया कप अभी, मतलब अल्लाह करेगा अगर हम जीत जाते हैं अगर ये एशिया कप, तो अभी भी 13 साल हो गए। लेकिन जो पोजीशन है तो हमें मज़ीद कितना साल इंतज़ार करना पड़ेगा अगला एशिया कप जीतने के लिए। कम से कम इस टीम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, जिसमें हमारे बॉलर्स जो हैं वो जिस तरह से मार खा रहे हैं। शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, इवन नसीम शाह भी हैं, जो ये सारे बॉलर्स जो हैं
जिस तरह मतलब इनको एक बाउंड्री लगती है, चौका छक्का लगता है और इनके हवास जो हैं वो जी मुख्तल हो जाते हैं और उसके बाद रे चौका रे छक्का 8 की इकोनॉमी से ये इन जो है स्कोर खाते हैं हर ओवर में। इनकी जो अब तक की जो इनकी कैरियर की जो इकोनॉमी है वो 8 स्कोर प्लस है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो बॉलर्स वो तो कारकर्दगी नहीं दे रहे, तो बैटिंग से ही हम थोड़ी सी तवक्को लगाए बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से जो हो रहा है और जिन प्लेयर्स को आप लेकर आ रहे हैं भाई, ये तो उनसे भी स्लो प्लेयर्स हैं, उनसे भी स्लो खेलने वाले हैं। अगर आपको सिर्फ शाहिद अफरीदी चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि क्रिकेट जो है वो सिर्फ चौके छक्के की गेम है, 150 की स्ट्राइक रेट होनी चाहिए, 18 स्कोर करें काफ़ी है, हम उसको 90 मैच खिला देंगे। अगर आपको शाहिद अफरीदी के छक्के नज़र आते हैं तो 90 मैचों में 73 छक्के भाई कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब एक छक्के की एवरेज भी नहीं बनती, फ़ी नहीं। अगर आपको उसके शाहिद अफरीदी के छक्के नज़र आते हैं तो बाबर आजम के भी 73 छक्के हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी बाबर आजम की इनिंग्स ज़्यादा हैं शाहिद अफरीदी से, तो फिर आप उसको मोहम्मद रिजवान से कंपेयर कर लें। मोहम्मद रिजवान की 93 इनिंग्स हैं, शाहिद अफरीदी की 90 हैं। शाहिद अफरीदी के 73 सिक्सेस हैं और मोहम्मद रिजवान के 95 हैं। शाहिद अफरीदी के 102 चौके हैं गालिबन और मोहम्मद रिजवान के 285 चौके हैं। बाबर आजम के 400 से ज़्यादा चौके हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर आपको जो परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स हैं आप उन्हीं को बाहर निकाल लेंगे तो आप उस टीम के साथ क्या कारकर्दगी दिखाएंगे, मुझे ये बताइए। मोहम्मद रिजवान की एवरेज जो है वो दुनिया में चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे एक मलावी प्लेयर है समी सोहेल, दूसरे नंबर पे इंडिया की जो भी खिलाड़ियाँ हैं तिलक वर्मा वो हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पे विराट कोहली हैं, चौथे नंबर पे मोहम्मद रिजवान है। तो आप अपने बेहतरीन प्लेयर्स को उनके ऊपर तनकीद कर करके पहले तो उनकी फार्म जो है वो आपने उसका बेड़ा गर्क करवा दिया, उसके बाद आपने उनको टीम से भी निकाल दिया। दुनिया की जितनी भी टीमें हैं वो जब नए प्लेयर्स को टीम में लेकर आती हैं तो उनको अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ खिलाती हैं। प्रेशर सारा सीनियर प्लेयर्स पे होता है, हर छोटे जो नए प्लेयर्स जो होते हैं वो उनके साथ खेल के उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है। लेकिन अगर आपने किसी को बाबर आजम की, अब देखिए अब्दुल समद जो हैं या हसन नवाज़ जो हैं, अगर वो खेलेंगे और उनके दिमाग में ये बात होगी कि जी हम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जगह पे आए हैं, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा। वही होगा जो प्लेयर्स जिनकी स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में वैसे तो बेहतर होती है, लेकिन जैसे ही वो इंटरनेशनल टीम में आते हैं और उनकी स्ट्राइक रेट कहीं नीचे गिर जाती है, तो खुदारा इस कौम को कहीं पे खुश हो लेने दीजिए। हमारे पास मेरा ख्याल है कि यही एक एंटरटेनमेंट रह गई है कि जो अगर हम एक मैच भी जीत जाएँ तो हम उस पर खुश हो जाते हैं। लेकिन आप वो कौम से वो खुशी, कौम से वो उम्मीद जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता छीनते जा रहे हैं। पता नहीं उन प्लेयर्स को आप जो है टीम में सेलेक्ट करते जा रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ नहीं है। पता नहीं किस बेस पे आपने सलमान आगा को कप्तान बनाया, शादाब खान को आपने वाइस कप्तान बना दिया। अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस टीम का, दुआ ही कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।